अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 के हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 की सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें इसमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है इंट्रोस्फेयर। इंट्रोस्फेयर हमारी अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। स्ट्रेटोस्फेयर भी है, मेसोस्फेयर भी है और ट्रोपोस्फेयर भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें तो कौन सी बात सही है अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से रिलेटेड। इन सम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इट गेट्स वार्मर एज यू गो फर्दर अप एंड इन अदर लेयर्स इट गेट्स कूल्डर एज यू गो फर्दर अप। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं, जरा पहले दूसरों को भी चेक कर लेते हैं। इट गेट्स कॉन्स्टेंटली कोल्डर एज यू गो फर्दर अप। इट कॉन्स्टेंटली इट गेट्स कॉन्स्टेंटली वार्मर एज यू गो फर्दर अप, यानी कि आप ऊपर जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली कोल्डर होता है, ये बात सही नहीं है। ना ही कॉन्स्टेंटली वार्मर होता है, ये बार 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 फ्लक्चुएशन होती रहती है। या ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा चेंज नहीं होता, ये हर वक्त ही चेंज होता रहता है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए, तो ये तीनों बातें नीचे की गलत हैं। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सा एलिमेंट ऐसा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर तरफ जा रहे हो तो सबसे सही ऑर्डर कौन सा है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीसोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर और सबसे आखिर में आता है एक्सोस्फेयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर। 78% है, 78.05% जो है वो नाइट्रोजन गैस है हमारी हवा में। Which of the following is the layer closest to the ground। इसमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो कि ग्राउंड के सबसे करीब है, वो है ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर ऐसी है जो कि ओजोन लेयर कंटेन करती है, तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत बहुत जबरदस्त, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है एरोप्लेन्स फ्लाई इन। एरोप्लेन्स कौन सी लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं। आप तुक्का लगाइए, बिल्कुल सही तुक्का लगाए, बहुत जबरदस्त। ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, अभी इसी चीज के बारे में बात करी थी। 10th पूछ रहे हैं व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है। एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या एयर के अंदर घुस जाए और वो हार्मफुल हो हमारे लिए या उसके पॉइजनस इफेक्ट्स हो, तो वो क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, सांस की बीमारी, ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। ग्लोबल टेम्परेचर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा और फूड सोर्सेज पे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच व्हाट इज वन ऑफ द वेज पीपल कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कौन सा तरीका ऐसा है कि लोग उसके जरिए एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। मेजर फॉरेस्ट फायर्स, यानी जंगलात में आग लगा दें। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। ये यूज लेस एनर्जी वॉक एंड राइड बाइक्स, ये हो सकता है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है। ज्यादा गोश्त खाने से थोड़ी ना कोई एयर पोल्यूशन के अंदर कमी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मोक टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मोक। सही ना। तो इसके बारे में एक सेकेंड, तो इसके बारे में बताने वाले शख्स का नाम था डॉक्टर हेनरी एंटोइनी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, स्मोक के अंदर दो चीज़ों को मिक्स किया था। उन्होंने कहा था कि स्मोक यानी कि जो धुआं है
प्लस फॉग यानी कि धुंध जो होती है, बेसिकली ये मिलकर स्मोक बना लेते हैं, ठीक है ना, धुएं वाली धुंध बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्मोक। इसमें से कौन से पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि स्मोक के यानी कि जिम्मेदार हैं। तो इसका सही आंसर है इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स और इंसिनरेटर्स, यानी कि दोनों ही, ऑप्शन सी, दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं स्मोक के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहलाएगी, तो वो कहलाएगा पैंस, सही है ना। ओजोन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, लेकिन पैंस जो हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ताजमहल को येलो करने के अंदर, तो इसका सही आंसर है सल्फर, क्योंकि सल्फर का खुद का कलर ग्रीन होता है ना, तो इसलिए सल्फर की वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलो हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये येलो किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं, द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज, मेजर फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं CFCs, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स हैं जिसको हम लोग पैंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ये जो है वो मेजर फोटोकेमिकल स्मोक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल है, स्मोक भी रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, स्मोक, फ्यूम्स, एशेस, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेन सोर्स ऑफ। ये जो है सारी की सारी मेन सोर्सेज हैं, ये खुद तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, लेकिन ये मेन सोर्स किस चीज की है, ये मेन सोर्स है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, जब एयर पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन जो है ना, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, नहीं। सॉइल इरोजन होते हैं, नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। आगे बढ़ते हैं। द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट एंड अदर फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय। ये किस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं, ये बेसिकली एयर पोल्यूशन से अफेक्ट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से अफेक्ट नहीं हो रहा है, एयर पोल्यूशन के अंदर जो सल्फर है ना उससे अफेक्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एसिड रेन आर। एसिड रेन के मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या है, एसिड रेन के मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं पे सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 23 के अंदर बोलना है, हु कॉइंड द टर्म एसिड रेन। ये एसिड रेन की टर्म किसने किसने इब्तिदा करा था, मतलब किसने बताई थी, तो आप जरा इसको गैस करें। आपके पास ऑप्शंस हैं, क्रिस्ट रॉल्फ, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एल्मर जोसेफ क्लार्क, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अर्नेस्ट फ्लावर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या इनका नाम है, रॉबर्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्होंने क्या किया था, एसिड रेन की टर्म कॉइन की थी। आगे बढ़ते हैं। मेन कॉज क्या है एसिड रेन की, एसिड रेन की जो मेन कॉज है वो है भाई साहब, एसिड रेन की मेन कॉज है एयर पोल्यूशन। एयर के अंदर जो पोल्यूशन है ना उसकी वजह से, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है एयर पोल्यूशन के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं एयर के अंदर, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है, और एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस हो रही है, कोल पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस हो रही है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। वैसे सबसे ज्यादा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, हाँ वो सबसे ही प्रोड्यूस होती है क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बोले एसिड रेन रिएक्ट्स विद मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। एसिड रेन जो होती है वो
क्या करती है कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में यानी लाइमस्टोन और मार्बल के साथ में रिएक्ट कर लेती है, ताकि क्या बना ले, कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए या कैल्शियम सल्फेट बनाए। तो बेसिकली वो बनाती है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट बनाती है इस तरह से वो फिर वापसी पानी के अंदर डिजोल्व होकर बाहर निकलते रहते हैं, पानी भी खराब करती है। आगे एसिड रेन पे आते हैं। एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू, एसिड रेन की वजह से किसको डैमेज होता है? बिग स्कल्पचर्स को डैमेज होता है, मार्बल कंस्ट्रक्शन को डैमेज होता है, फ्लोरा को यानी कि जो गार्डन्स वगैरह हैं, फूल पत्तियां वगैरह और ट्रीज वगैरह, उनको ट्रीज की ग्रोथ को अफेक्ट पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सबको ही अफेक्ट पड़ता है एसिड रेन से। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज, नॉर्मल रेन वाटर की पीएच कितनी होती है? नॉर्मल रेन वाटर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसकी पीएच जो होती है वो 5.6 के आसपास होती है। नॉर्मल रेन वाटर की जो पीएच होती है वो 5.6 से 5.8 के आसपास होती है। मेन कॉज ऑफ डैमेज टू ताजमहल, ताजमहल को डैमेज होने का मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है एसिड रेन कह लें, या आप कह लें कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से हो रही है। तो एसिड रेन इज द मेन कॉज। एसिड रेन, क्योंकि ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, तो उसका सारा मार्बल जो है वो सल्फर ने चाट लिया। एसिड रेन के अंदर मौजूद केमिकल्स ने ताजमहल का सारा जो मार्बल है वो चाटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ताजमहल खराब हो रहा है। आगे बात करते हैं। डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू डैश, जो एसिड रेन की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इज ड्यू टू बैलेंसिंग नेचर ऑफ एसिड रेन, या प्रोटेक्टिंग, या विदस्टैंडिंग, या कोरोसिव नेचर। जो एसिड रेन की नेचर है ना वो कोरोसिव नेचर है, इस वजह से डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। पीएच बिलो द प्रिसिपिटेशन इज रिगार्डेड एज एसिड रेन इज, जो बोल रहे हैं कि क्या नाम है, इससे नीचे की पीएच होती है ना, हम उसको एसिड रेन डिक्लेयर कर देते हैं। अगर पीएच बिलो विच द प्रेसिपिटेशन इज रिगार्डेड एज एसिड रेन, के इससे कम पीएच को हम एसिड रेन डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है 7। 7 से कम पीएच होती है तो हम उसको एसिड रेन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यहाँ पूछ रहे हैं ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी उसकी वजह से होता है। मैलिग्नेंट मेलेनोमा या स्किन कैंसर टाइप्स, ये भी स्किन कैंसर टाइप्स जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज। ठीक है। तो ये भी इसके टाइड्स जो है ना, तूफान, ये टाइड्स हो, ये ओजोन लेयर की वजह से नहीं हो रहा है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से टाइड्स नहीं प्रोड्यूस होते, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी सारे तो ओजोन लेयर की वजह से हो रहे हैं, सिर्फ टाइड्स नहीं हो रहे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ग्रीन हाउस गैसेस causes a rise of 3 degree Celsius rise in the overall global temperature in the past century are CFCs. The CFCs used in refrigerators is, जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर CFCs यूज किया जाता है वो क्या है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि CFCs जो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होते हैं वो क्या है? अमोनिया नहीं है, फ्रियोन भी नहीं है, मीथेन, मीथेन ना, मीथेन का डेरिवेटिव होता है, मीथेन भी नहीं होता। मीथेन का डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन होता है मीथेन, बाकी फ्लोरीन यहाँ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो एक कार्बन की वजह से हम उसको मीथेन बोल सकते हैं। तो मैं इसको आंसर टिक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। मेन कॉज ऑफ ओजोन होल्स एंड इट्स डिप्लीशन इज, ओजोन होल और उसकी डिप्लीशन की क्या इफेक्ट्स हैं? प्रोपेलेंट्स या फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स, दोनों नहीं है। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, ये है ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, ओजोन जो है वो इन फ्री रेडिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय होती है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व इन ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, ट्राई ओजोन, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन यूज होती है, डायटोमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, या ऑल ऑफ दीज। फॉलोइंग ओजोन ऑक्सीजन साइकिल में तीनों यूज होते हैं ना। देखिए, ऑक्सीजन
जब ओजोन के फ्री रेडिकल से यानी एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर ओजोन जब डिकम्पोज होती है तो वो ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस साइकिल में तीनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ। इनमें से कौन सा है जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी है। तो सबसे छोटी वेवलेंथ इसके अंदर होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर। यहाँ पे पूछा जा रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस चीफली यूटिलाइज्ड इन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है वो आमतौर पे सबसे ज्यादा मेजरली कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, चिमनीज के अंदर, या ऑल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर, या बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, या कूलिंग एंड रेफ्रिजरेंट एप्लीकेशंस के अंदर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम प्रोडक्ट्स। तो इसका सही आंसर है फोर ओनली। फोर ओनली, ओनली फोर, यानी ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेंट्स एंड कूलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम CFCs यूज करते हैं, और CFCs जो है वो बेसिकली मेन रीजन है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के पीछे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किस चीज से रिलेटेड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है ओजोन लेयर को सस्टेन करने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं दिस इज अ मेजर रिस्क लिंक्ड विद एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ में लिंक्ड है थ्रू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज्ड स्किन कैंसर। स्किन कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हायर होती है समर के अंदर एज as sun is busy in summer, especially sun is closer to planet earth, so ultraviolet radiations have a shorter distance to travel and reach us। ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला सही आंसर रहेगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है समर में क्यों ज्यादा होती है कि सूरज जो होता है वो प्लैनेट अर्थ के करीब हो जाता है, या बेसिकली प्लैनेट अर्थ सूरज के करीब हो जाती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करके सूरज से अर्थ पे पहुंच जाएंगी और हमें नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the one of the following gas is not a greenhouse gas? इसमें कौन सी गैस मीथेन हाउस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन O3 भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बोल रहे हैं कि नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट for the sustenance of life on earth as it has increased the earth's surface temperature by 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो चुका है। 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम जिंदा रह पाते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, और ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए, इसकी वजह से हमारी अर्थ हैबिटेबल हो जाती है। आगे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज। इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्रेजेंट है सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर? वाटर के बाद सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट्स इन। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़े जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़े जा रही है। उसके बाद अब बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में? लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो ट्रू है, सही ना, हमें बताना है फॉल्स वाली स्टेटमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर, ये बात भी ट्रू है। मोर इज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मोर इज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेज की जो इमिशन बढ़ गई है ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं है, मैन मेड ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से है, तो ये है फॉल्स, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसका सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम सबसे ज्यादा है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तो है ही नहीं मीथेन गैस, CFCs भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर नहीं आ रहे।
ना इतने ज़्यादा ही है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी अर्थ पे मौजूद है, इसका भी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, और मीथेन का भी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मीथेन सही आंसर रहेगा। मीथेन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर मुझे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें कौन सी गैसेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है? नाइट्रोजन नहीं कहलाती, मीथेन कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सी चीज एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है? तो ये इंट्रोस्फेयर, ऑब्वियसली ये पहले भी रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसके अंदर ओजोन लेयर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज वन ऑफ द वेज पीपल कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये भी रिपीट हो चुका है कि लेस एनर्जी कंज्यूम करें, ज़्यादा पैदल चलें, और बाइक्स की राइडिंग जो है ना वो करें, गाड़ियों की राइडिंग कम से कम करें। एसिड रेन की वजह से डैमेज होता है किस चीज़ को? बिग स्कल्पचर्स को होता है, मार्बल कंस्ट्रक्शंस को होता है, फ्लोरा यानी कि गार्डन्स वगैरह को भी होता है, और ट्रीज की ग्रोथ को भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो खत्म हो गए सारे एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारी ये वीडियो एंजॉय की है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपने अगर हमारी वीडियो एंजॉय की तो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, जिसके अंदर हम वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो उसी में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।